हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं हूं जितेंद्र मिश्रा। आज की क्लास में केपी इनोवेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 की स्टार्ट किया था, भू आकृतिक परिक्रियाएं। ठीक है, और भू आकृतिक परिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक तथा उन कारक में अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, और उसमें बहिर्जात बलों पर थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रकाश डाला था। ठीक है, या हम कहें उनमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके आगे जैसे जब इसमें अंतर्जात या बहिर्जात बल को हम देखते हैं तो बहिर्जात बल का स्रोत सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, भगवान सूर्य। अर्थात सूर्य सबसे पहले बहिर्जात बलों के कारक बनते हैं, जहां से ये ऊर्जा के स्रोत को प्रभावित करते हैं या हम कहें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इससे जो अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, अनाच्छादन की प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया, तो इसमें क्या है, अनाच्छादन की प्रक्रिया में अनाच्छादन की प्रक्रिया, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में दो सबसे मुख्य कारक कार्य करते हैं। दो नहीं, तीन कारक इसमें सबसे मुख्य कारक माने जाते हैं। प्रक्रिया में सबसे पहला है अपक्षय। ठीक है, अपक्षय, बृहद संचलन, बृहद संचलन एवं अपर्दन, एवं अपर्दन। और यह अपर्दन की क्रिया गतिज ऊर्जा के द्वारा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गतिज ऊर्जा के द्वारा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और बृहद संचलन हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्यादा होता है। ठीक, एवं अपक्षय, इसमें कई बल कार्य करते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, आणविक बल, आणविक बल, एवं रासायनिक क्रिया, एवं रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। तो अपक्षय में गुरुत्वीय, आणविक एवं रासायनिक क्रिया कार्य करते हैं, जो कि बृहद संचलन में सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण एवं अपर्दन में गतिज ऊर्जा सबसे प्रभावी होती है, सबसे प्रभावी होती है, जो अनाच्छादन प्रक्रिया को परिणामित करती है या इस परिणाम को बताती है। ठीक है, बताती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं अपक्षय। इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले, अपक्षय। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। इसमें यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इसके आगे चलना है। बहिर्जात बल या बहिर्जात गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा का वर्गीकरण, और उसमें सबसे पहला है अपक्षय। ठीक, अपक्षय वास्तव में होता क्यों है। अभी हमने कहा कि आणविक बल, गुरुत्वीय बल तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपक्षय, रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपक्षय, जैसे इसमें बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे ताप, ठीक है, दाब, ताप दाब तथा वायु, तथा वायु, ये सब इस अपक्षय में अपने अपने प्रकार से या अपने अपने तरीके से इस परिणाम को अंजाम देते हैं। ठीक है, और व्यक्ति
जो व्यक्ति इस धरती पर अनेक प्रकार के परिणामों को करता है, जैसे रासायनिक, यह तो एक व्यक्ति ही कर सकता है, रासायनिक अपक्षय या रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन हम कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ताप दाब वायु तथा प्राणियों के कार्यों द्वारा प्रभाव या जिनके द्वारा, या हम कहें या उनके द्वारा यांत्रिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटकर या हम कहें कमजोर होकर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कमजोर होंगे तो गलना, सड़ना, टूटना, ये सब इनकी क्रिया है। गलना, सड़ना, टूटना या कमजोर हो जाना या इसी कमजोर से ही, जैसे हम कह सकते हैं कि कमजोर हो करके विखंडित हो जाना और इसी विखंडन के कारण जो क्रिया होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अपक्षय के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे दोबारा एक बार देख लीजिए, ताप दाब वायु, ठीक है, तथा प्राणियों, रासायनिक परिवर्तन कौन करता है? प्राणी अर्थात कौन? लोग, प्राणी अर्थात लोग, ठीक है। कार्यों के प्रभाव जिनके द्वारा यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों के अपने ही स्थान पर गलना, सड़ना, टूटना, कमजोर होना एवं विखंडित होकर के टूट जाने को क्या कहते हैं? अपक्षय की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अपक्षय की क्रिया कहते हैं। अब अपक्षय होता कौन है? जैसे ताप अधिक है तो यानी कि गर्मी का मौसम होगा, दाब अधिक है तो भी ये गर्मी ही होगा, या हम कहीं सीजनेबल ना होकर के किसी भी तरीके, जैसे दाब बढ़ा, अगर ताप बढ़ रहा तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वायु, इस समय जैसे ठंडी के मौसम में वायु क्या होती है? बहुत तेज चलती है, ठीक है, विखंडित होती है अर्थात टूट जाती है, जिसे चटकन आता है जब सूर्य की रोशनी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हम कहेंगे हम कह सकते हैं कि मौसम के आधार पर हम यहाँ क्या कह सकते हैं? मौसम एक हम प्रक्रिया के तौर पर डाल सकते हैं, या हम कहें कि मौसमी प्रभाव के आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, यह जितनी भी क्रिया होती है प्रभावी होती है किस पर? मौसम के आधार पर। ठीक है, इसे कारक के आधार पर इस अपक्षय को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। इनको 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, जिनमें पहला जो इनका प्रकार है वह है चट्टान का संगठन तथा संरचना, या हम कहें चट्टानों का संगठन एवं संरचना। चट्टानों का संगठन एवं संरचना, ठीक है, या हम इसी को कह सकते हैं चट्टान का संगठन एवं संरचना, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये चट्टान है, ठीक है,
तो चट्टान में दो क्रिया स्वाभाविक है, विघटन एवं वियोजन। विघटन एवं वियोजन, वियोजन, ठीक है, विघटन एवं वियोजन, ठीक है। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, अपक्षय। इन्हीं विघटन एवं वियोजन को हम क्या कहते हैं, अपक्षय, ठीक है। जो कि यह चट्टानों को कमजोर तथा असंगठित करके आसानी से तोड़ देते हैं। वियोजन एवं विघटन, जैसे आजकल क्या है, लोग परिवार में विघटन डालने वाला कार्य करते हैं। मान लो कहीं पर 2-3 भाई हैं, आपस में तीनों मिल करके रह रहे हैं, कोई एक इनमें से शादी हो गई इनकी, अब इनकी बीवी आई, ठीक है। उस बीवी ने इन दोनों के भाइयों के बारे में विघटन डालना चालू किया, सबसे सरल। तो इन लोगों का क्या हो गया, विघटन, और तब इन दोनों में झगड़ा क्या होगा, वियोजन का। तो यही कारण है अपक्षय का। अब ये तीनों भाई आपस में कमजोर होकर के एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया उदाहरण मेरे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। अब उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे रंध्रपूर्ण, ठीक है, तथा घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों, घुलनशील खनिजों वाली चट्टानों जैसे चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट में रासायनिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न होता है। रंध्रपूर्ण चट्टान, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, इन तीनों में रासायनिक अपक्षय बहुत ही शीघ्र पूर्ण होता है या कंप्लीट हो जाता है, हम कहें, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। अब यह प्रक्रिया जब पूर्ण हो गई तो कहीं ना कहीं यह चट्टान को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं ये क्या करती है, चट्टान को प्रभावित करने की बात को करती है। ये था हमारा पहला, ठीक है। सेकंड है, सॉरी अभी फर्स्ट में ही है, चट्टान के विघटन में सेकंड। इसी प्रकार जिन चट्टानों में परतों की स्थिति लंबवत रूप में होती है, जैसे मान लिया कोई चट्टान है, ये एक क्या है, चट्टान, तो ये क्या है, लंबवत रूप में है, लंबवत रूप में है, ठीक है। तो उसमें भौतिक एवं या हम कहें भौतिक अपक्षय शीघ्रता से संपन्न हो जाता है, ठीक है। जबकि जिन चट्टानों में परतों की स्थिति क्षैतिज रूप में नहीं होती है, या हम कहें कि क्षैतिज रूप में होती है, उनमें भौतिक अपक्षय आसानी से संपन्न नहीं होता। क्षैतिज रूप में कैसे, क्या, इस तरीके से, ऐसे, इसमें आसानी से अपक्षय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हवाएं जैसे इसमें मालूम टकराई, तो अब ये आगे थोड़ी ना जाएंगी, रुक जाती हैं यहीं, फिर यहाँ से आएंगी, यहाँ टकराएंगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इनके हवा में वेग नहीं होता है, और वेग ना होने के कारण यह क्षैतिज को जल्दी प्रभावित नहीं कर पाती हैं, और प्रभावित ना करने के कारण में इनमें अपक्षय जल्दी नहीं होता है, ठीक। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें है दूसरा, वनस्पति का प्रभाव, वनस्पति का प्रभाव, ये सेकंड है, ठीक। अब वनस्पति के प्रभाव से तात्पर्य क्या है, माने जैसे कोई स्थल खंड है, ठीक है, जैसे ये एक स्थल खंड हमने मान लिया, यहां ढेर सारी वनस्पतियां हैं,
पेड़ पौधे ढेर सारे निकले हुए हैं। कौन? वनस्पति। ठीक है, वनस्पति तेल मत समझ लेना कि तेल निकलेगा अभी तो आप लोगों के यहाँ 1 लीटर पहुंचा देंगे, जैसे सब्जी में तड़का मारने के लिए, पूड़ी छानने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इनमें अपक्षय बहुत शीघ्र संपन्न होता है। अपक्षय क्या होता है? बहुत शीघ्र संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि मान लिया इधर से कोई हवा मारा, ये इस पे लड़ा, ये इस पे लड़ा, ये इस पे, एक दूसरे पे लड़ते लड़ते जाएंगे तो लास्ट वाला क्या होगा? गिर ही जाएगा, क्योंकि संभाल नहीं पाएगा उतने हवा के झोंके को। ठीक है, जबकि जिन चट्टानों पर ये स्थिति, यानी कि वनस्पति की स्थिति, मान लो कहीं एक यहाँ है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो मान लो हवा मारेगा तो ये क्या करेगा? ऐसे बस सीधा मारा, निकल के चला गया। कोई रोकने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो जहां देखेंगे अकेले पेड़ होते हैं वहां उनको टूटने में बहुत समय लगता है, लेकिन जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं उसमें कोई ना कोई टूटता रहता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वेग ही उसको उस तरीके से प्रभावित कर देता है। तो ऐसी जगहों पर अपक्षय आसानी से संपन्न नहीं होता, और यहाँ कैसे होता है? आसानी से संपन्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वनस्पतियों की कम भीड़ के कारण अपक्षय यहाँ जल्दी सक्रिय नहीं होते। ठीक है, इसकी विपरीत वनस्पतियाँ जहाँ आंशिक रूप से अपक्षय के कारक हैं तथा आंशिक रूप से अवरोधक भी हैं। जैसे यहाँ क्या करते हैं? अवरोधक, और यहाँ कारक, दोनों चीजें। यहाँ तो रोकती हैं, लेकिन यहाँ कौन रोकने वाला है? कोई नहीं, क्योंकि पेड़ों की संख्या अर्थात वनस्पतियों की संख्या यहाँ क्या है? कम है। इसी कारण से यहाँ अपक्षय जल्दी नहीं होता, अपक्षय जल्दी नहीं होता। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब इसके बाद है जलवायु में भिन्नता, 3rd नंबर। जलवायु में भिन्नता है। अब इससे तात्पर्य क्या है? जलवायु में भिन्नता से, जैसे स्थल खंड पर विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के जलवायु कार्य करते हैं। जलवायु कार्य करते हैं, जैसे राजस्थान का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। ठीक है, तो अभी हिमालय पर्वत जो हमारा क्या है, वो मात्र 11,000 वर्ष हुआ है इसको, लेकिन ये लगभग 16,000 वर्ष पुराना है। कितना है? 16,000 से भी ओवर, यानी कि हम कहें 11 करोड़ वर्ष, 16 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, तो इसमें जो ये अरावली श्रेणी है, इस समय ये क्षण में एकदम प्रचुर मात्रा में व्याप्त है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सिर्फ क्या है? रेत है, और रेत ही इसको ज्यादा प्रभावित करते हैं। वहां जलवायु परिवर्तन तो उतना नहीं लागू होता है राजस्थान में, क्योंकि वहां हवाएं, अरावली पर्वत ऐसे खड़ा है, हवाएं जब चलती हैं तो रोक नहीं पाता ये। इस वजह से राजस्थान में बारिश की संभावना बहुत कम होती है, या वापसी करते हुए बादलों द्वारा थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, अन्यथा राजस्थान में वर्षा नहीं होती। इसीलिए नहर वहाँ काफ़ी ज़्यादा, यानी कि सिंधु नदी को ही नहर के रूप में प्रोवाइड यहाँ करवा दिया गया है, जिससे सिंचाई संबंधित सारे कार्य यहाँ पूर्ण हो सके। ठीक है, भिन्नता के कारण अपक्षय में यहाँ भिन्नता पूर्ण तरीके से पर्याप्त अंतर में देखा जा सकता है। पर्याप्त अंतर में देखा जा सकता है कहाँ पर? जहाँ जलवायु परिवर्तन होता है वहां पर। ठीक, ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जैसे उष्णकटिबंधीय अर्धभाग क्षेत्र, ठीक है, यहां पर क्या होता है? जल की अधिकता ज्यादा होती है। उष्ण
कटिबंधीय क्षेत्र, या हम क्षेत्र कहें, भाग कहें, कुछ भी कहने से मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जल की अधिकता अत्यंत होती है, यानी कि जल अधिक होता है। अब जल यहाँ जब अधिक है तो यहाँ रासायनिक अपक्षय अवश्य होगा। कैसा अपक्षय होगा? रासायनिक। अब रासायनिक ही क्यों भाई? जब पानी वहां रहेगा तो उसमें अनेक प्रकार के रासायनिक अपद्रव्य मिलेंगे। अपद्रव्य मिलने के कारण यहाँ क्षरण होगा, ठीक है। क्षरण होगा तो वहां अपक्षय के कारक अवश्य बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, जो यांत्रिक अपक्षय है, ये नगण्य हो जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जैसे अभी हमने देखा कि यहां पर क्या है, जल की अधिकता के कारण हुआ। इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत जहां शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाए जाते हैं, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाए जाते हैं, ठीक है। जलवायु जो पाए जाते हैं यहाँ पर, अभी हमने कहा कि यांत्रिक अपक्षय में कैसे होते हैं, ये नगण्य होते हैं, तो यहाँ भी क्या होंगे, ये नगण्य ही होंगे, नगण्य ही होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल बात करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, जिससे हमारी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।